नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा खब्बूपन के ऊपर है कि लोग अपना बायां हाथ क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वाई आर यू यूज़ योर लेफ्ट हैंड। जैसा कि हम जानते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग हमारे अपने बाएं हाथ की जगह दाहिना हाथ प्रयोग करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपना दाहिना हाथ यूज़ करते हैं, इसलिए दाहिने हाथ के कहलाए जाते हैं। और अपने दाहिने हाथ से ही हम सारे अपने नित्य कर्म को निपटाते हैं। किसी चीज़ों को पकड़ने के लिए, लिखने के लिए, यहाँ तक कि हम अपने स्कूटर की ड्राइव करने के लिए, कार का स्टीयरिंग संभालने के लिए भी अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। हम जीवन के अन्य कार्यों को भी अपने दाहिने हाथ से प्रयोग से ही निपटाते हैं। हम अपने बाथरूम में स्नान करते वक्त भी अपना मग दाहिने हाथ से पकड़ते हैं, शरीर पर साबुन भी दाहिने हाथ से लगाते हैं, कंघी भी दाहिने हाथ से करते हैं। यहाँ तक कि हम अपने चेक पर साइन करते वक्त भी अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम अब राइट हैंडेड कहलाए जाते हैं। हम दाहिने हाथ का प्रयोग करने वाले कहलाए जाते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दाहिने हाथ की जगह बाएं हाथ का प्रयोग इस्तेमाल में लाते हैं। ऐसे लोगों को खब्बू कहा जाता है, लेफ्ट हैंडर कहा जाता है। ऐसे लोग अपने बाएं हाथ को ऐसे सभी कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इन लोगों को सामान्यतः प्रतिभाशाली माना जाता है। सामान्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा योग्य और ज़्यादा प्रवीण कहा जाता है। क्या वास्तव में ऐसा है और लोग खब्बू क्यों बनते हैं, खब्बूपन के पीछे कारण क्या है और खब्बुओं की कुछ जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? क्या हम स्वेच्छा से अपने बाएं हाथ का प्रयोग कर सकते हैं या हम दाहिने हाथ का प्रयोग अपनी जन्मजात किसी क्षमता के कारण या जन्मजात किसी गुण के कारण करते हैं? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो हम इस पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वैसे तो देखें तो खब्बू लोगों की पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो 15 से 16% के आसपास है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 सालों से खब्बुओं की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है। अब कई समाज में 25% तक लोग खब्बूपन देखे जाते हैं। खब्बे हाथ का प्रयोग करने वाले देखे जाते हैं। इसमें स्त्री पुरुष एक समान हैं। लड़कियां भी अपने बाएं हाथ का काफ़ी प्रयोग करती हैं और इससे लगता है कि यदि कुछ लोगों में प्रतिभाशाली बनने की होड़ लगी है। एक चीज़ हमने और भी देखा है कि हमारे समाज में खब्बू लोगों का एक विशिष्ट स्थान रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र के लोग खब्बूपन रहते हुए भी अपनी विशिष्टता, अपनी प्रतिभा को सिद्ध करते रहे हैं। चाहे वो कला का क्षेत्र हो, लेखन का क्षेत्र हो, वैज्ञानिक रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ी रहे हैं, चाहे राजनीतिज्ञ लोग रहे हैं, इन सब ने अपने खब्बूपन की स्पष्ट पहचान हमारे ऊपर छोड़ी है। समाज में ज़्यादातर लोग तो दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। दाहिने हाथ के प्रयोग करने वाले 85% लोग होते हैं, लेकिन जो 15% लोग, 16% लोग अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, जो खब्बी होते हैं, उनकी स्पष्ट विशेषज्ञता, उनकी योग्यता को स्पष्ट रूप से पहचाना जाता है। आप जानते होंगे कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी बाएं हाथ का प्रयोग करते थे। इसी तरह हमारे क्रिकेट के क्षेत्र में कई ऐसे स्पोर्ट्समैन रहे हैं जो बाएं हाथ के प्रयोग करते थे और जिन्होंने हमारे क्रिकेट जगत में अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को बहुत बखूबी विशेष प्रमाणित किया है। उसमें हम चाहे तो युवराज सिंह का नाम ले सकते हैं, वर्तमान में चाहे तो ऋषभ पंत का नाम ले सकते हैं। ऐसे कई नाम हैं जो बाएं हाथ का प्रयोग करते थे और जिन्होंने अपनी स्पष्ट जो योग्यता है उसको प्रमाणित किया है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, वो भी लेफ्ट हैंड से प्रयोग करते थे। इसी तरह सीनियर बुश, जूनियर बुश भी
राइट हैंड की जगह अपने लेफ्ट हैंड को प्रयोग में लाते थे। इस तरह पूरी दुनिया में हम देखें तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते रहें और जो अपने क्षेत्र में, अपने विषय में बहुत योग्य रहे हैं, बहुत उच्च श्रेणी के जिन्होंने योग्यताएं हासिल की हैं। लेकिन हमारे सामने प्रश्न होता है कि एक व्यक्ति अनायास दाहिने हाथ की जगह अपने बाएं हाथ को प्रयोग करने लग जाता है। ये एक कारण है क्योंकि ज़्यादातर लोग तो दाहिने हाथ से सारे कार्यों को संपन्न करते हैं, सारी अपनी कार्य क्षमता को दाहिने हाथ से ही प्रमाणित करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग दाहिना हाथ का प्रयोग करते हैं, फिर कुछ लोग बाएं हाथ का प्रयोग क्यों करने लग जाते हैं, ये अभी भी एक रहस्य है और वैज्ञानिक और मनुष्यविद इसको सुलझाने में लगे हुए हैं। क्योंकि बाएं हाथ से जो लोग कार्य करते हैं उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा दूसरे लोगों पर हावी हो जाती है। इसलिए इसको सुलझाने का प्रयास काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। एक चीज़ हमने देखी होगी, शायद आप जानते होंगे कि जो शरीर शास्त्री हैं, जो मनुष्यविद हैं, उन्होंने हमारे मस्तिष्क को उसकी संरचना और उसकी योग्यता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। मस्तिष्क का एक भाग जो बायां गोलार्ध नाम से कहा जाता है, जिसे हम लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, दूसरे भाग को दक्षिणा गोलार्ध कहा जाता है, राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये बायां और जो दक्षिण जो गोलार्ध है, ये अपनी योग्यता के आधार पर भी एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। जैसे कि हमारा दाहिना मस्तिष्क जो है वो तर्क, कुशलता, निपुणता, विवेकशीलता, निर्णय और काफ़ी गंभीर चिंतन मनन के बाद किसी निर्णय में पहुंचता है। इसके जो निर्णय होते हैं, इसकी जो योग्यताएं होती हैं, काफ़ी प्रमाणिक रहती हैं। क्योंकि गणित में जो लोग विशेषज्ञ होते हैं वो भी अपने दाहिने हाथ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले भी ज़्यादातर लोग अपने दाहिने मस्तिष्क का चिंतन मनन करते हैं। हमारे बाएं मस्तिष्क का जो संबंध है, बाएं मस्तिष्क का संबंध हमारे साहित्य और सृजनात्मक जिंदगी क्षमताओं के साथ में रहता है, कला और लेखन के साथ में रहता है, कल्पनाशीलता के साथ में रहता है। जो भावुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, संवेदनशीलता के जो पैमाने में आते हैं, संवेदनशील के क्षेत्र में जो आते हैं, वो सब लोग अपने बाएं मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। इसी तरह काल्पनिक जो सृजन का कार्य करते हैं, जो नए विचारों का समाज के सामने रखते हैं, जो अपनी बौद्धिक क्षमता की एक नई दिशा देते हैं, समाज को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं, वो सारे लोग बाएं मस्तिष्क के से कार्य करते हैं। स्त्रियों में बाएं मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए वो ज़्यादा संवेदनशील और भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं। उनके पास क्षमता रहती है कि वो समाज में अपना एक विशिष्टता, अपनापन का आधार निर्धारित कर सकें। लेकिन जो पुरुष दाहिने मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करते हैं, जिन पुरुषों का दाहिना मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय रहता है, वो नेता बन जाते हैं, वो पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, वो सेना में हो सकते हैं, वो किसी जासूसी संस्था में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं। लेकिन उनके लिए स्पोर्ट्स बौद्धिक कम, शारीरिक श्रम और शारीरिक कुशलता, साहस का ज़्यादा रहता है। इसलिए साहसिक कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं वो दाहिने मस्तिष्क के साथ कार्य करते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति को राइट हैंडेड कहा जाता है तो इसका अर्थ है कि वो अपने बाएं मस्तिष्क से कार्य कर रहा है। उसके दाहिने अंगों पर, हाथ और पैर पर ज़्यादातर नियंत्रण उसके बाएं मस्तिष्क का है। उस पर दाहिने मस्तिष्क का भी भाग रहता है, लेकिन उस पर अधिकांश नियंत्रण बाएं मस्तिष्क का रहता है। इसलिए ऐसे लोग अपने हाथ से, अपने विवेक से, अपने तर्क से एक नया रास्ता चुनते हैं, एक नई दिशा निर्देशन देते हैं। निर्णय लेने में ऐसे लोग बहुत तीव्र होते हैं, सटीक निर्णय ले पाते हैं। इसलिए बाएं मस्तिष्क, बाएं जो हाथ से कार्य करते हैं वो दाहिने हाथ से कार्य करने वालों पर थोड़ा प्रतिभाशाली साबित हो जाते हैं। इनमें चिंतन मनन की क्षमता काफ़ी होती है। इसी तरह हमारे जो दाहिना मस्तिष्क है, यदि जब वो सक्रिय रहता है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति बाएं मस्तिष्क से, बाएं हाथ से कार्य करने वाला होगा। लेकिन जिन लोगों का
बायां मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय रहता है, ऐसे लोग बाएं हाथ की जगह अपने दाहिने हाथ से ज़्यादा कार्य करते हैं। दायां हाथ से कार्य करने वाले लोगों का बायां मस्तिष्क से ज़्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए ऐसे लोग साहित्य, कला और स्पोर्ट्स आदि में काफ़ी योग्य रहते हैं। लेखन और नृत्य संगीत में भी ऐसे लोगों की विशिष्टता रहती है। इसी तरह जो लेखन का कार्य करते हैं, समाज को नया को विचार रखते हैं, समाज को नई दिशा देने की कोशिश करते हैं, ऐसे सब लोगों का जो बायां मस्तिष्क है ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए बायां और दाएं मस्तिष्क की विशिष्टता है, इसके हिसाब से ही व्यक्ति का खब्बूपन या दाहिने हाथ से कार्य करने की उनमें योग्यता सुनिश्चित होती है और इसी के आधार पर वो अपने जीवन में विशिष्टता दिखाते हैं। एक चीज़ और आपने देखा होगा, ये एक अद्भुत चीज़ है कि यदि हम दाहिने मस्तिष्क के साथ कार्य करते हैं तो हम ज़्यादा निपुण तो रहते हैं, ज़्यादा प्रवीण भी रहते हैं, लेकिन हमें भावुकता और कल्पनाशीलता का थोड़ा अभाव रहता है। हम ज़्यादा संवेदनशील नहीं रहते, हम भावनात्मक दृष्टि से थोड़े कठोर हो जाते हैं, इसलिए कठोर निर्णय लेने में हम संकोच नहीं करते। हम कठोर निर्णय लेने से अडिग रहते हैं, हम कठोर निर्णय लेकर उसको फलीभूत करने में भरोसा रखते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो लोग बाएं मस्तिष्क से जीते हैं वो थोड़े भाव प्रवृत्ति के होते हैं, वो समाज के साथ भी सामंजस्यपूर्ण रहना चाहते हैं, समाज को एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और वो परिवार में भी सफलतापूर्वक प्रेम पूर्वक रहने में भरोसा करते हैं। इसलिए दाएं और बाएं मस्तिष्क का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव रहता है। हमने एक चीज़ और भी देखी होगी कि स्त्रियों के जीवन में दाएं मस्तिष्क का काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण हाथ होता है। स्त्रियां ज़्यादातर अपने बाएं अंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि उनका दायां मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए स्त्री को वामांगी भी कहा गया है, वाम अंग की तरफ रहने वाली कहा गया है। क्योंकि जब पति पत्नी के रूप में एक स्त्री का जीवन शुरू होता है तो वो पति के वाम अंग की तरफ स्थापित की जाती है, वाम अंगिक मानी जाती है। स्त्रियां भी अपने बच्चों को बाएं गोदी में लेकर दुग्धपान कराती हैं और बाएं गोदी में लेकर ही उसको विश्राम कराती हैं, उसको नींद सुलाती हैं, उसको नींद का आनंद देती हैं। और बच्चे भी माँ के बाएं गोदी में आकर अपने को ज़्यादा प्रसन्न और ज़्यादा आनंदकारक महसूस करते हैं, ज़्यादा सुखद स्थिति में अनुभव करते हैं, ऐसा देखा गया है। इसी तरह हमने देखा है कि छोटी लड़कियां भी जब गुड्डा गुड़िया से खोलती हैं तो वो अपने गुड़िया को बाएं गोदी से लेना पसंद करती हैं। हमने जानवरों में भी देखा है, जानवरों में एक विशिष्टता रहती है, पशुओं में भी एक विशिष्टता रहती है कि वो भी अपने बाएं हाथ की तरफ, बाएं शरीर की तरफ ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थितियां दिखाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो पशु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो दाहिनी तरफ की बजाय बाएं दिशा को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं, अपने बच्चों को अपने बाएं स्तन के साथ रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाएं स्तन से दूध पिलाने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। एक चीज़ और भी देखी होगी आपने कि यदि हम पशु का दूध निकालते हैं, दूध दूहते हैं, तो हम भी पशु के बाईं तरफ ही बैठ के उसके थनों से दूध निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि जो पशुओं की डिलीवरी है, पशुओं की जो प्रसव क्रिया है, उसके संपन्न होने के समय भी पशु अपने बाईं दिशा को, बाएं शरीर के हिस्से को ज़्यादा एक्टिव रखते हैं। बाएं शरीर के हिस्से से या तो बैठते हैं या लेटते हैं, फिर प्रसव क्रिया को संपन्न करते हैं। वैसे ज़्यादातर पशु खड़े होकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पशु हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो खड़े होने की बजाय लेट के
बैठ के अपने पशुओं को जन्म देते हैं तो वहाँ भी वो बाएं और दाएं इस स्थिति पर विशेष ख्याल रखते हैं। इस चीज़ से अपन बात लगा सकते हैं कि बायां खब्बू बनना या दाहिने हाथ का प्रयोग करना जन्मजात नहीं होकर हमारे मस्तिष्क की सक्रियता पर निर्भर करता है और मस्तिष्क की इस सक्रियता को हम अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। हम मस्तिष्क की इस दाहिने और बाएं जो कार्य क्षेत्र है उसको अपनी इच्छा से प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन तो ऐसी नहीं है, कोई हमारे पास सीधी प्रक्रिया भी ऐसी नहीं है कि आप अपने इच्छा से अपने मस्तिष्क के बाएं या दाहिने हाथ को सक्रिय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, जिसे हम ध्यान कहते हैं, जिसे हम श्वास की क्रियाएं कहते हैं। श्वास की विशिष्ट क्रियाओं के माध्यम से आप अपने बाएं मस्तिष्क को या दाहिने मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि श्वास का सीधा संबंध हमारे श्वसन तंत्र से है, हमारे मस्तिष्क के विशेष केंद्रों के साथ रहता है। जैसा कि आपने देखा है, श्वास के लिए हमारे पास नाक में 2 छेद होते हैं। नाक एक होती है लेकिन उसके 2 नेस्ट्रल होते हैं, 2 नासाद्वार होते हैं। एक बायां नासाद्वार होता है, एक दाहिना नासाद्वार होता है और इन दोनों नासाद्वारों का मस्तिष्क के दोनों केंद्रों के साथ अलग अलग संबंध रहता है। ये हमें योग के माध्यम से ज्ञात है और इसके हिसाब से हम बाएं नासाद्वार से श्वास लेकर अपने दाहिने मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं और दाहिने मस्तिष्क को प्रभावित करना है तो हमें श्वास की क्रिया दाहिने मस्तिष्क से जारी रखनी होती है। इसलिए श्वास का हमारे मस्तिष्क के साथ बहुत गहरा संबंध है और उसके हिसाब से हम अपने मस्तिष्क की क्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं को प्रभावित करके आदि काल में हमारे बहुत सारे विद्वान प्रतिभाशाली बनते रहे। जैसे कि कालिदास हैं, कहते हैं कालिदास का जो दाहिना मस्तिष्क ज़्यादा एक्टिव था, इसलिए वो कला के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यताएं साबित कर सके। इसी तरह आयुर्वेद के मनीषी कई ऐसे हुए हैं जिनका दायां मस्तिष्क रहता था लेकिन उनका लेखनी कार्य, उनका अध्ययन कार्य बाएं हाथ से संपन्न होता था और उन्होंने बाएं हाथ से अद्भुत ऋचाएँ संकलित की हैं, अद्भुत आयुर्वेद की ग्रंथों का संकलन किया है और इसलिए किया है क्योंकि उनका दायां मस्तिष्क ज़्यादा एक्टिव था। मस्तिष्क के दाहिने जो केंद्र थे ज़्यादा एक्टिव थे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अंदर सेरिब्रम नामक एक केंद्र होता है, या भावना तंत्र का स्थान माना गया है। इस भावना तंत्र के 4 जो प्रमुख केंद्र हैं वो बहुत अद्भुत हैं, जिसमें पहला हाइपोथैलेमस है, दूसरा एपिथैलेमस है, तीसरा एमिग्डालाइड है और चौथा हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस को हम सूचना केंद्र माना गया है। इसमें भावनाएं, कल्पनाएं और निष्ठाएं, चेष्टाएं सब संकलित रहती हैं और इसके माध्यम से ही हमारे मन में नई नई कल्पनाएं, नए नए सृजन के सूत्र उदय होते हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वाम अंगी बनना या खब्बू बनना या दाहिने हाथ का प्रयोग करना हमारे सीधे तो हाथ में नहीं है, लेकिन ध्यान की और श्वसन की विशेष क्रियाओं के माध्यम से हम इसको निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन खब्बू बनना या दाहिने हाथ का प्रयोग करना हमारे जीवन काल के पहले ही निर्धारित हो जाता है, क्योंकि 1 साल के बाद ये सुनिश्चित हो जाता है कि बच्चा आगे चलकर खब्बू रहेगा या दाहिना रहेगा या ये दाहिने हाथ का प्रयोग करता है। और ये विस्तृत विषय है, इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। इस तरह की अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए, इस तरह के अतिरिक्त विषय पर कोई आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा विषय जो पसंद आया हुआ तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक को इसको शेयर करें और ऐसे विषयों पर मैं आगे और भी आपके लिए सुझाव देता रहूँगा। और ये विस्तृत विषय है, इस विषय को मैं ही समाप्त करता हूँ। आगे फिर इस पर एक नया वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।